नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ की इस ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में एक बार फिर नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त पंकज शर्मा। और शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम आगे के 25 क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? दोस्तों, आपका उत्तर है 3। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो पहली बार 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरी बार मध्य प्रदेश में 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 के बीच राष्ट्रपति शासन लगा। और तीसरी बार मध्य प्रदेश में 15 दिसंबर 1992 से लगभग 6 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन रहा। याद रखना है, राष्ट्रपति शासन की जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 356 के तहत ये व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था को करने के कुछ आधार होते हैं। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें तो किसी भी राज्य में लगातार आंतरिक अशांति बनी हुई है। क्या बनी हुई है? आंतरिक अशांति बनी हुई है और राज्य सरकार इस अशांति को रोकने में विफल हो जाती है, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरी बार, राज्य सरकार संविधान के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? संविधान के तहत, संविधान के अनुसार उस राज्य का शासन करने में विफल हो जाती है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरी आधार अगर मैं इसका बताऊं तो याद रखना है कि अगर किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद किसी पार्टी को वहां बहुमत नहीं मिलता और गठबंधन की सरकार भी वहां नहीं मिल पाती है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। चौथी बार कि यदि किसी भी चुनाव में राष्ट्रपति शासन तब और लगेगा जब चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत मिल गया लेकिन वह सरकार नहीं बनाता है और दूसरे दल भी सरकार नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न स्थितियों में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जो एक प्रकार का आपातकाल होता है। इस अवस्था में उस राज्य में सीधे तौर पर केंद्र का शासन स्थापित हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। जो मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार हो चुका है दोस्तों? 3 बार लगाया जा चुका है, ठीक है। अच्छा, इस आपातकाल में थोड़ा सा हम कुछ और चीजें समझते हैं, एक्स्ट्रा चीजें। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो पहला आपातकाल लगाया गया था, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति में थोड़े से बदलाव आए थे। बदलाव कैसे? कि जैसे ही ये आपातकाल समाप्त होता है तो जोशी कैलाश जोशी जी हैं, इनको सीएम बनाया गया था, लेकिन इनकी तबीयत बिगड़ गई तो कुछ स्थितियों के चलते इन्होंने त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद सुंदरलाल पटवा जी को सीएम बनाया गया था। इसी प्रकार 1980 में जब आपातकाल लगाया गया था, इसके बाद कांग्रेस के अर्जुन सिंह जो हैं, कौन? कांग्रेस के अर्जुन सिंह जी, उनको सीएम बनाया गया था। और 1992 में यदि हम बात करते हैं तो इसके पहले 1990 में बीजेपी को बहुमत मिला और बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद सुंदरलाल पटवा जी जो हैं वो सरकार में आते हैं, मतलब वो मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना है कि अयोध्या कांड हो जाता है और अयोध्या कांड होने के बाद सरकार को बर्खास्त करके पुनः राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 1977 में, 1980 में और 1992 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है 3 बार, जो राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2 प्रकार से और हम आपातकाल की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 360 और आर्टिकल नंबर 352। आर्टिकल नंबर 352 दोस्तों बोलता है राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपात की स्थिति तब होती है जब हमारे यहाँ पर कोई आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। और आर्टिकल नंबर 360 दोस्तों जो होता है वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है, जो हमारी आर्थिक स्थिति खराब होने के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये आपातकाल की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक है।
अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थान हैं? तो आईआईटी और आईआईएम मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले इंदौर में है। इंदौर में 2009 में और 1996 में यहां पर आपको व्यवस्था देखने को मिलेगी। 1996 में आईआईएम बनता है और 2009 में आईआईटी जो होता है वो इंदौर में स्थापित किया जाता है। वर्तमान में अगर हम हमारे देश की बात करते हैं तो 23 आईआईटी हैं और 20 आईआईएम स्थित हैं हमारे देश में। 20 आईआईएम में से 6 इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें जिसमें अहमदाबाद का आईआईएम, ठीक है, बेंगलुरु आईआईएम, कोलकाता, इंदौर, लखनऊ और कोझिकोड के जो हैं ये 6 प्रमुख आईआईएम हैं इंदौर के संदर्भ में। अगर हम हमारे देश में पहले आईआईएम स्थापित करने की बात करते हैं तो यहाँ पर ये याद रखना है कि हमारे देश में पहला आईआईएम की स्थापना 1961 में की गई थी अहमदाबाद में, गुजरात में। और पहले आईआईटी की यदि हम बात करते हैं तो खड़गपुर में, कहाँ? खड़गपुर में देश का पहला आईआईटी 1951 में स्थापित किया गया था, ये माना जाता है। ठीक है, तो आईआईटी और आईआईएम के संदर्भ में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताया जो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि जब भी हम इस लेक्चर पे डिस्कशन करते हैं ना क्वेश्चंस पे, तो कॉपी पेन लेकर बैठे आप, ताकि ये सारे फैक्ट जो होते हैं उसको आप लिख लें और समय समय पर इसका रिविजन करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि ऋतु वेधशाला कहाँ है? तो याद रखिएगा कि ऋतु वेधशाला मध्य प्रदेश में इंदौर में है। और जब हम ऋतु वेधशाला की बात करते हैं तो हमें महाराजा जयसिंह का नाम नहीं भूलना चाहिए। महाराजा जयसिंह, जिन्होंने हमारे देश में जंतर मंतर दिल्ली में, उज्जैन में और जयपुर में वेधशाला स्थापित की। ये विज्ञान में इनकी बहुत रुचि थी और हमारे देश में सबसे पहले 1719 में इन्होंने उज्जैन में एक वेधशाला की स्थापना की थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर वाणिज्यिक राजधानी के रूप में स्थापित है? तो याद रखिएगा, इंदौर जो है उसे हम वाणिज्यिक राजधानी कहते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में यह वित्तीय राजधानी भी है और इंदौर को ही हम मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं, जो वर्तमान में पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर में रिकॉर्ड तोड़ सफलता के साथ अग्रणी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय किस शहर में है? तो याद रखिएगा, ग्वालियर में है। महालेखाकार कार्यालय का मतलब है केग, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है। जब हम कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखना है कि ये एक संवैधानिक पद है। ये कैसा पद है? एक संवैधानिक पद है और इंडिपेंडेंट पद है। जो संचित निधि से खर्चा किया जाता है उसके संदर्भ में जो विधि पूर्वक जांच करने का अधिकार है स्वतंत्र रूप से, वो कहीं ना कहीं केग के पास है। केग की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में की गई है, जिसमें 148 कहता है कि केंद्रीय स्तर पर केग होगा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए ऑडिट करने का काम करेगा। जो केग होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए उतने समय के लिए अपने पद पर रहता है। या तो 6 वर्ष तक रहेगा, अगर 6 वर्ष नहीं होगा तो 65 वर्ष के भीतर उसको 65 वर्ष में उसको रिटायर होना पड़ेगा। और सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार के अधीन केग जो होता है वो कोई और पोस्ट पे नहीं रह सकता। केग की नियुक्ति की यदि हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति जो होता है वही केग की नियुक्ति करता है। और केग को जब हटाने की बात करते हैं तो संसद में प्रस्ताव पास करके केग को हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए केग की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 151 केग के संदर्भ में कहता है कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट जो होती है वो केग राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद में रखवाता है। और राज्यों के संदर्भ में जो रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल को सौंपता है, जो इसको राज्य के विधानमंडल में विधानसभा के पटल पर रखवाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को ध्यान रखना है। और केग की एक शाखा यदि हम बात करें एमपी में तो भोपाल में इसकी एक और शाखा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है, जो 1987 में स्थापित किया गया था। चूंकि कोरोना का दौर चल रहा है, वैश्विक स्तर पर पेंडेमिक सिचुएशन है, आपदा प्रबंधन संस्थान जो होते हैं उसके महत्व यहाँ पर और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक और आप तथ्य याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है?
तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो जिले स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित किया जाता है, जो 5 सितंबर 2007 को गठित किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी कहाँ है? तो याद रखिएगा भोपाल में है, जो 2007 में स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है भोपाल में। ठीक है, याद रखना बेरसिया रोड पर स्थित है ये। नेक्स्ट है आपका RCPV नरहोन्हा प्रशासनिक अकादमी किस शहर में है? तो ये जो भोपाल है मध्य प्रदेश का, उसके दक्षिण में स्थित है। नरहोन्हा अकादमी की जब हम बात करते हैं तो जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं PSC के माध्यम से, तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ पर होती है, जो भोपाल में है। इसके बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, नाम याद रखेंगे, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के नाम से ये मौजूद थी, याद रखना, स्थापित की गई थी। और 1967 में यहाँ पर PSC के कैंडिडेट्स जो होते थे उनके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। 1970 में यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो UPSC के कैंडिडेट्स होते थे उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। 1975 में इसका नाम बदला गया और मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी इसका नाम कर दिया गया। कब? आपका 1975 में। और 2001 में फिर इसका नाम बदला गया और भारत के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव, याद रखें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव के याद में, उनकी स्मृति में इसका नाम नरहोन्हा अकादमी कर दिया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मसूरी को क्यों याद रखते हैं? तो याद रखना है कि IAS लेवल पे जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, वो उत्तराखंड में मसूरी में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थापित किया गया, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत भवन को डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे? तो भारत भवन कहाँ है भैया? भोपाल में है, और इसके वास्तुकार जो थे वो थे चार्ल्स कोरिया। जब भारत भवन की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि 1980 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था? 1980 में। और निर्माण कार्य पूर्ण कब हो गया था? 1982 में, जब इसका उद्घाटन किया गया था। ये जो भारत भवन है ये सांस्कृतिक केंद्र है। क्या है? एक सांस्कृतिक केंद्र है, जहां पर प्रदेश की समस्त सांस्कृतिक जो राज्य की एक्टिविटीज होती हैं वो सब यहीं पर आयोजित की जाती हैं। ये भोपाल में श्यामला हिल्स पर स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? श्यामला हिल्स वाला जो एरिया है वहां पर भारत भवन स्थित है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी का नाम बताना है। मैं आपको न केवल सांस्कृतिक राजधानी के बारे में बताऊंगा, बल्कि ऐसे सभी राजधानियों के बारे में बता दूंगा मध्य प्रदेश में जो अलग अलग क्षेत्र को लेकर मानी जाती हैं, ताकि अगर एग्जाम में उससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो आप आसानी से लगा सकें। जैसे कि इस प्रश्न का उत्तर है सांस्कृतिक राजधानी आपकी क्या है? जबलपुर। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी क्या है, पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की संगीत के बाद धार्मिक राजधानी क्या है, पूछा जाएगा मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और चीज पूछेगा आपसे कि न्यायिक राजधानी कहाँ है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के बाद आपसे पूछेगा वो ऊर्जा राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की। ऊर्जा राजधानी के बाद आपसे वो पूछेगा कि मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी क्या है। फिर पूछेगा मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी के बाद वो पूछेगा कि मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी क्या है। अगर ये अलग अलग पूछ लेता है तो आपको इसके भी उत्तर आना चाहिए, कि जरूरी नहीं कि सांस्कृतिक राजधानी के प्रश्न देगा, हो सकता है यहाँ से दे दे, जो भी पूछेगा हमें आना चाहिए। जैसे संगीत राजधानी कहाँ है तो आप बता देंगे मेहर में है, सतना। धार्मिक राजधानी कहाँ है तो बोलेंगे उज्जैन को धार्मिक राजधानी माना जाता है। खेल राजधानी कहाँ है तो बोलेंगे इंदौर को खेल राजधानी माना जाता है। वित्तीय राजधानी क्या है तो बोलेंगे इंदौर को वित्तीय राजधानी भी माना जाता है। न्यायिक राजधानी क्या है तो बोलेंगे जबलपुर जो होता है इसको न्यायिक राजधानी भी माना जाता है। ऊर्जा राजधानी का अगर पूछ लेंगे तो बोलेंगे सिंगरौली। सिंगरौली जो है वो उसको ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। इसके अलावा मैग्नीज राजधानी अगर बोलते हैं तो बालाघाट, यहाँ पर मैग्नीज ज्यादा होता है इसलिए ये बालाघाट जो होता है वो मैग्नीज राजधानी होता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की अगर बात कर लेते तो पचमढ़ी, पचमढ़ी जो होता है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी होता है। पर्यटन राजधानी की बात कर लेते इसमें भी क्या जाएगा? पचमढ़ी ही आता है। तो इंदौर
के अलावा भी, जबलपुर के अलावा भी मध्य प्रदेश में कई अलग अलग क्षेत्रों की हमने राजधानियां मान रखी है, तो वो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, सांस्कृतिक राजधानी की अगर बात हो रही है तो ये तो हमने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी देखी। अगर भारत की सांस्कृतिक राजधानी की बात करता है तो बनारस याद रखेंगे। ठीक है, बनारस भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, जो उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 13। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में है। कहाँ है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान? भोपाल में है, जो 1984 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की यदि हम बात करते हैं, मतलब भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की हम बात करें, तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है वो देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में है, जो हर 2 साल में अपनी फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट देता है, जिसमें मध्य प्रदेश जो है वो भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य माना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है दोस्तों कि प्रदेश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो उसका उत्तर याद रख लीजिएगा, संग्रामपुर दमोह में। ठीक है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, इसलिए डायरेक्ट फैक्ट याद करिए, संग्रामपुर दमोह में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको माना जाता है? पचमढ़ी को, जो होशंगाबाद में। कहां पर है दोस्तों? होशंगाबाद में है, पहाड़ी पर स्थित है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। कैसा है? स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, और साथ ही साथ ये महादेव पर्वत का हिस्सा है। किसका? महादेव पर्वत का हिस्सा है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारे प्रदेश में वो इधर ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके अंदर एक उत्साह भरने वाला होता है। प्रश्न कहता है कि देश का पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब और कहां मनाया गया था। तो युवा महोत्सव, जब युवा की बात आती है तो नाम याद आता है एक महापुरुष का, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी जो भारत के ही नहीं विश्व में महानतम आत्माओं में से एक हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को जो 12 जनवरी को होता है, वो हम युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं। किस तौर पर मनाते हैं? युवा दिवस। और इसी के साथ ही स्वामी विवेकानंद की स्मृति में ही हम राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी सेलिब्रेट करते हैं, जो पहली बार 1995 में भोपाल में मनाया गया था। ठीक है, अच्छा भोपाल में तो पहला मनाया गया था, तो अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो याद रखिएगा कि जो 2021 में यदि हम बात करें तो 24वां, कौन से नंबर का? 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो ऑनलाइन बनाया गया, वर्चुअली मनाया गया था। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा कि ये जो 24वां युवा महोत्सव मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी युवा उत्साह नए भारत का। ये इसकी थीम थी, ये भी आप लोगों को याद रखना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा याद रखें कि 12 जनवरी 1863 को बंगाल के कोलकाता में स्वामी जी का जन्म हुआ था। तो इनके जन्म दिवस को हम 1984 में युवा दिवस के रूप में घोषित किए थे, और 1985 में हमने पहली बार युवा दिवस मनाया था। 1984 को इनके जन्म दिवस को युवा दिवस घोषित किया था, और 1985 को पहली बार युवा दिवस मनाया था, और तब से हम लगातार हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते आए हैं। दोस्तों एक बात और याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के बाद पहली बार 27 फरवरी 2019 को देश में युवा संसद समारोह भी मनाया गया था। युवा संसद समारोह भी बनाया गया। तो याद रखें, अगर युवा संसद समारोह का नाम ले लेते हैं तो 2019 में 27 फरवरी को पहली बार युवा संसद समारोह मनाया गया था। स्वामी विवेकानंद का जन्म तो आपको पता चल गया कि बंगाल कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनकी मृत्यु की यदि हम बात कर लेते हैं तो 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है दोस्तों, और रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित एडिशनल जानकारी जो आपको याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है, जिन्होंने हिंदू धर्म को पूरे विश्व में एक पहचान बना दिया था। 11 से 13 सितंबर 1893 में जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए और उन्होंने वहां के नागरिकों को भाइयों और बहनों से संबोधित किया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा था। वो स्वर्णिम जो हमारे देश के इतिहास में एक शब्द जोड़ा गया है, एक पल जोड़ा है, वो भी स्वामी विवेकानंद जी ने ही जोड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 17।
प्रश्न नंबर 17 कहता है कि प्रदेश की पहली चलित आंगनवाड़ी जुगनू सेवा का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा कि इंदौर में किया गया। ये सेवा जो है वो 2015 में लाई गई, जिसके तहत जो गरीब बस्तियां होती हैं उन बस्तियों में वाहनों के माध्यम से लोग जाते हैं और जो बच्चे होते हैं उनका वजन करते हैं और बच्चों का वजन करके उनमें कुपोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए पोषण सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। किसके अनुसार? जुगनू अभियान के तहत। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो याद रखिएगा मालवा का पठार, जो काली मिट्टी का पठार है, यहां पर हम लोगों को लावा का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि काली मिट्टी जो होती है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसॉल्ट प्रधान आग्नेय चट्टानों से होता है, जो लावा से बनती है। और मालवा के पठार पर चूंकि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ज्वालामुखी के प्रमाण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे शिकार चोटी, जो 871 मीटर ऊंची है। ये मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो याद रखिएगा विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में नर्मदा एक भ्रंश घाटी के रूप में स्थित है, जिससे नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। टोटल 1312 किलोमीटर बहने के बाद खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिले लगते हैं, ये सबसे ज्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। और वहीं गुजरात जो है इससे केवल 2 जिले लगते हैं, सबसे छोटी सीमा मध्य प्रदेश की गुजरात के साथ है। तीसरा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 जो है वो कहता है कि मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में मिलता है? तो याद रखिएगा गोंडवाना समूह की जो चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी चट्टानें हैं और इन्हीं चट्टानों में मध्य प्रदेश में कोयला मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। सीधा सा एक फैक्ट है कि राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इंदौर किस वर्ष स्थापित हुआ था? मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि इंदौर में 2009 में हम लोग आईआईटी लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, मसाला पार्क कहां बन रहा है मध्य प्रदेश में? तो छिंदवाड़ा में बन रहा है। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 कि राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश में कहां है? तो इंदौर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आज फिर हमने हमारे 25 क्वेश्चंस को सफलता रूप से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा और आपको इससे निश्चित तौर पर आने वाली परीक्षाओं में लाभ होने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं अगले 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।